नमस्कार साथियों, अर्थ की पाठशाला के इस अगले एपिसोड में आपका एक बार फिर बहुत जोरदार स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने एक टॉपिक लिया हुआ है भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। भूमि सुधार एक टॉपिक लिया हुआ है। इस टॉपिक को हम बहुत ही मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो इसका पार्ट 1 आपको मिल जाएगा, उसको देख लें। और अगर इस वीडियो पे सीधे आप आए हैं तो भी मैं आपको बता दूं पिछले वीडियो में हमने क्या क्या बात किया है, पहले उसको बात कर लेते हैं, फिर वो लिंक बन जाएगा। पिछले वीडियो हमने बात किया है व्हाट इज लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार क्या है, यानी इसकी परिभाषा हमने एक्सप्लेन किया था, उसको निकाला था। तो रिफॉर्म जैसे कि जुड़ा हुआ है सुधार करना, तो भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म की परिभाषा क्या है? पहले तो भूमि की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और उस लैंड को सोशल जस्टिस के माइंडसेट के साथ फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करना ही लैंड रिफॉर्म कहलाता है। इसकी एक परिभाषा यही निकली थी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमॉन्ग द पीपुल विद द माइंडसेट ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटी को ध्यान में रखते हुए, समता को ध्यान में रखते हुए। फिर हमने बात किया था वाई, भूमि सुधार के ऑब्जेक्टिव्स की हमने बात की थी कि उसके उद्देश्य क्या क्या हैं भूमि सुधार के। जो मैंने दो बातें तो बताई ही आपको इसके परिभाषा में, क्या उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना भूमि की, और दूसरा क्या है रीडिस्ट्रीब्यूट करना सोशल जस्टिस के साथ, यानी सामाजिक न्याय एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, और डिफरेंट उद्देश्य थे जो हमने बात किया था। फिर हम जवाब तलाशे थे पिछली वीडियो में, कब भूमि सुधार, कब यानी कब हुआ भूमि सुधार, यानी हिस्ट्री, भूमि सुधार की हिस्ट्री। और उसके पहले हमने देखा आजादी से पहले भूमि सुधार के लिए क्या वो दशाएं तय की गई थी जिसके कारण भूमि सुधार बाद में करना पड़ा, यानी लैंड रेवेन्यू सिस्टम। आजादी से पहले भारत में जो भू राजस्व की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को हमने समझने की कोशिश की थी। इसमें 3 बातें थी जो मैंने पिछले वीडियो में बात की है। एक तो था अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। इन तीनों व्यवस्थाओं ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की, क्योंकि अंग्रेज हमारे यहां शोषण करने आए थे, ऐसी व्यवस्था बनाई कि कुछ हाथों के अंदर बहुत सारी जमीनें कंसंट्रेट हो गई, इकट्ठी हो गई, जिसके कारण भूमि का वितरण असमान हो गया। और आजाद होने के बाद सरकार, जब लोकतंत्र आया तो सरकार ने ये सोचा कि भाई हमें इस भूमि का फिर से वितरण करना पड़ेगा, पुनर्वितरण करना पड़ेगा, और इसीलिए भूमि सुधार जैसा कॉन्सेप्ट लेके आए। तो अब हम जिस वीडियो में तलाश करेंगे हाउ, कैसे। देखिए, किसी भी मेंस के टॉपिक को ना क्वेश्चन वाइज अगर आप बात करते चलेंगे और एक एक का जवाब ढूंढते चलेंगे, वो टॉपिक अपने आप डिकोड हो जाएगा और आसान तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट, हाउ, भूमि सुधार कैसे किए गए, आजादी के बाद वो कौन कौन से मेजर्स, वो कौन कौन से कदम उठाए गए जिससे देश के अंदर भूमि सुधार आया। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। भूमि सुधार कैसे आजादी के बाद, तो सबसे पहला काम किया गया, पता किया गया कि किन लोगों के हाथों में जमीनें ज्यादा हैं। और अगर आजादी की व्यवस्था को आप देख रहे हैं, आजादी के पहले की स्थिति को देख रहे हैं आप, तो आप पाएंगे छोटे और बड़े स्तर पर बहुत सारे जमींदार इकट्ठा हुए थे, जो तीनों व्यवस्थाओं में रहकर, तीनों व्यवस्थाएं कौन सी, अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। किसान का शोषण हुआ, उसकी जमीनें उसके हाथ से छिन गई, अपने ही जमीन पे वो मजदूर बन गया, और कुछ लोगों के हाथों में अधिक जमीनों का कंसंट्रेशन हो गया। तो सरकार ने कहा कि कौन से ऐसे लोग हैं जिसके पास जमीनें सबसे ज्यादा हैं, तो वो थे जमींदार। इसलिए पहला कदम सरकार ने उठाया, एबोलिशन ऑफ लैंडलॉर्डशिप, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। सरकार ने यह कहा कि अब कोई जमींदार नहीं होगा और न ही इस तरह की कोई जमींदारी प्रथा लागू होगी। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने में सबसे पहले बंगाल सामने आया, फिर
यूपी और उसके बाद बिहार। और यह कहा गया कि अब जमींदारी प्रथा नहीं रहेगी, कोई जमींदार नहीं रहेगा। तो भूमि सुधार का पहला प्रयास है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। अब इसके देखिए दिक्कत क्या गई, जब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया कि अब कोई जमींदार नहीं रहेगा, फिर उसके बाद कहा गया दूसरा सुधार क्या किया गया, इसके बड़े स्तर पे विरोध भी हुए, इससे समस्याएं भी उत्पन्न हुई, लेकिन सरकार डिगी रही क्योंकि सरकार को करना था सोशल जस्टिस, सरकार को करना था भूमि सुधार। तो जमींदारी प्रथा समाप्त करना, और इसी को कहते हैं बिचौलियों का अंत, यानी एंड ऑफ इंटरमीडिएटरीज। जो बिचौलिए थे उनको समाप्त किया गया। बिचौलिए कौन थे? अंग्रेज और किसान के बीच में ये मिडिल मैन जमींदार ही थे, जिनको खुद अंग्रेजों ने ही बढ़ाया था, बनाया था, उन्हें इंग्लिश सिखाया था और उन्हें कहा कि तुम अलग तरह के भारतीय हो और भारतीयों का क्या करो, तुम शोषण करो। तो पहला लैंड रिफॉर्म के लिए पहला एक्शन था एंड ऑफ इंटरमीडिएटरीज, बिचौलियों का अंत करना। दूसरी बात क्या हुआ, फिर कहा कि भाई ऐसा है लैंड सीलिंग या लैंड होल्डिंग का कॉन्सेप्ट लाया, हदबंदी, यानी कहा कि जो फर्टाइल लैंड्स हैं उन फर्टाइल लैंड्स को एक लिमिट तक ही कोई अपने पास रख सकता है, मालिकाना हक कर सकता है, एक लिमिट तक। और इससे क्या हुआ, जो उपजाऊ जमीन थी दो तरह की होल्डिंग तय की गई, एक तो पर्सनल होल्डिंग और दूसरा फैमिली होल्डिंग। पर्सनल होल्डिंग क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने स्तर पर केवल और केवल 12 एकड़ जमीन रख सकता है और परिवार के रूप में 18 एकड़। यह मैं फर्टाइल लैंड यानी उपजाऊ जमीन की बात कर रहा हूं। एक लिमिट बना दिया गया और उसके ऊपर अगर जमीन होगा तो सरकार उसको अपने कब्जे में ले लेगी और फिर उसको जरूरतमंदों को अपने हिसाब से बांटेगी। यह बात कही गई थी हदबंदी या लैंड होल्डिंग के कॉन्सेप्ट में। और देखिए यहीं से एक पॉलिटी का ही इशू जुड़ा हुआ है कि जब यह बात कही जाएगी तो हमें पता है राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, मूल अधिकार था। राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार रखने का मूल अधिकार सबके पास था। और जब मूल अधिकारों का अगर हनन हो रहा हो, वायलेशन हो रहा हो, आर्टिकल 32 कहता है कि वो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपनी बातों को लेकर के। तो बहुत से जमींदार इसके खिलाफ चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब बात हुई तो विधायिका ने मिलकर के और न्यायपालिका ने मिलकर के पहला संवैधानिक संशोधन लाया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। पहला संविधान संशोधन किया गया और उसमें 9th शेड्यूल जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और जिसमें यह बताया गया कि अगर किसी विषय को विधायिका इस शेड्यूल में डाल देती है, इस सूची में डाल देती है, तो उसका न्यायिक पुनराविलोकन यानी उसके खिलाफ या उसको लेकर के कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है, यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। और ध्यान रखिएगा, इसी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत सरकार को यह अधिकार दिया गया जिसको कहते हैं राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। आपने सुना जरूर होगा 1969 में 1969 में 14 बिग कॉमर्शियल बैंक्स वेर नेशनलाइज्ड। 1969 में 1969 में 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो राष्ट्रीयकरण एक प्रक्रिया है। क्या है राष्ट्रीयकरण? नाम से सुनिए, राष्ट्र का करना, नेशनलाइजेशन। किसी भी प्राइवेट कंपनी को या प्राइवेट एंटिटी को सरकार को अधिकार है राष्ट्र हित में उसे अपने कब्जे में ले सकती है, और जिसका वो कंपनी है या वो जो भी वो उनकी कमोडिटी है, कुछ भी है, उसको वो व्यक्ति मना नहीं कर सकता। हाँ, सरकार उसको उचित मुआवजा देती है। जैसे मान लीजिए कि हाईवे बन रहा है, अब आपका खेत आ गया और आपने कहा कि हम नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब वहां से वहां तक तो बन चुका है, आगे आपका खेत आ गया, आपने मना कर दिया कि हमारा खेत हम नहीं देंगे।
ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको अपना खेत देना पड़ेगा क्योंकि वो हाईवे राष्ट्रहित में बन रहा है। हाँ, उस समय का जो सर्किल रेट होगा, जो मुआवजा होगा, आपको उचित मुआवजा मिलना है। तो ये अधिकार कब मिला? 1951 में नेशनलाइजेशन, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सरकार को अधिकार मिल गया था। तो 9वीं अनुसूची लाई गई 1951 में, 1951 में, इसी इंटेंशन के साथ कि एक लिमिट बना दी जाएगी और उस लिमिट के हिसाब से लोगों के पास जमीनें रहेंगी। यहां पे आपको मेरी बातें थोड़ी विश्वास में नहीं लग रही होंगी कि सर ऐसा तो नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास जो आप लिमिटेशन बना रहे उससे ज्यादा जमीनें हैं, तो क्या वो उसके दायरे में नहीं आए थे? ऐसा क्या हो गया था? तो दरअसल यूपीएससी में भी सवाल पूछता है कि लैंड रिफॉर्म असफल क्यों हो गया। तो यहीं से वो कुछ कारण निकाले जाएंगे। जब मैं बताऊंगा भूमि सुधार के असफलता का कारण, तो उन कारणों में हम जाके यहां पे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हदबंदी करना एक लैंड रिफॉर्म का मेजर था, भूमि सुधार का प्रयास था। नेशनलाइजेशन इस अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पे चर्चा आ गई। तो मैंने आपसे बताया, ध्यान रखिएगा, नेशनलाइजेशन का उल्टा होता है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। यानी सरकारी संपत्ति का, सरकारी कंपनी का निजी हाथों में मालिकाना हक ट्रांसफर करना ही कहलाता है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण कहलाता है। आप देखेंगे बहुत सी खबरें आती हैं, सरकार इस कंपनी को बेच रही है, सरकार इस कंपनी को निजी हाथों में ट्रांसफर कर रही है। बेचना थोड़ा सा ऐसा वर्ड, बड़ा एप्रोप्रिएट वर्ड अभी इसमें नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन सरकार मालिकाना हक ट्रांसफर कर रही है। यानी दो टर्म हम यहां यूज किए, क्या? प्राइवेट कंपनियों का सरकार द्वारा अपने कब्जे में लेना राष्ट्रीयकरण कहलाता है, सरकारी कंपनियों का मालिकाना हक निजी क्षेत्र के लोगों को देना ही निजीकरण कहलाता है। सरकार को राष्ट्रीयकरण का अधिकार मिला 1951 के पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, और सरकार ने राष्ट्रीयकरण की एक सीरीज चलाई। फिर सरकार को निजीकरण का अधिकार मिलता है 1991। आप कह सकते हैं कि निजीकरण कब शुरू किया गया? 1991 में एक पॉलिसी लाई गई जिसका नाम है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई औद्योगिक नीति। इसे एलपीजी पॉलिसी भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी पॉलिसी के द्वारा ही, जिसमें देखिए प्राइवेटाइजेशन सीधे सीधे मेंशन किया गया था कि सरकार अब निजी क्षेत्र को बढ़ावा देगी और निजीकरण की शुरुआत करेगी। और 1991 के पहले अंतरिम बजट में, 1991 में जो इंटरिम बजट आया था, वहां पे विनिवेश शब्द का प्रयोग किया गया था, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का भी संबंध निजीकरण से ही है। इन्वेस्टमेंट का उल्टा होता है डिसइन्वेस्टमेंट। हिंदी में कहते हैं उसको विनिवेश। निवेश का मतलब होता है पैसा लगाना, विनिवेश का मतलब होता है पैसा निकालना। तो डिसइन्वेस्टमेंट शब्द पहली बार 1991 के बजट भाषण में शुरू किया गया था, जब अंतरिम बजट पेश किया था, क्योंकि एलपीजी पॉलिसी के तहत सरकार ये चीजें लाने वाली थी। तो निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण की बात किसी और क्लास में बहुत डिटेल से हम करेंगे, लेकिन जब यहां बात राष्ट्रीयकरण की आ रही थी तो लगे हाथ हमने निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन का भी थोड़ा जिक्र कर लिया। आइए अब आते हैं लैंड रिफॉर्म के अगले एक्शन की तरफ। इन तीनों बातों को मैं फिर से डिस्कस करूंगा जब मैं फेल्योर की बात करूंगा, लेकिन फिलहाल अगला काम क्या किया लैंड रिफॉर्म को? क्या किया गया? चकबंदी, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड क्या होता है? चकबंदी की व्यवस्था क्या होगी? अगर आप गांव से जुड़े होंगे तो चकबंदी आपने सुना जरूर होगा। चकबंदी क्या है? दरअसल हुआ क्या, जो बहुत से किसान थे, छोटे किसान थे या सीमांत किसान थे, मैं 2-3 बार वर्ड यूज कर रहा हूं, सीमांत किसान, छोटे किसान, लघु किसान, बड़े किसान। इस किसानों का क्लासिफिकेशन उनके लैंड होल्डिंग के आधार पर किया जाता है, किसके पास कितना जमीन है। जिसके पास बहुत कम जमीन होता है उसे सीमांत किसान कहते हैं, उससे थोड़ा और ज्यादा जमीन जिसके होता है उसे स्मॉल फार्मर्स,
उससे और अधिक मीडियम फार्मर्स, और बहुत ज्यादा जमीन जो रखते हैं उनको कहते हैं बिग फार्मर्स, बड़े किसान। तो मैं बात कर रहा था, इसके क्लासिफिकेशन को भी मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल ये मैं कह रहा चाह रहा था कि कंसोलिडेशन ऑफ लैंड क्या है। मान लीजिए किसान है, इसका नाम है टीमल। टीमल नाम होता है गांव में किसानों के। तो किसान की मान लीजिए कि एक जमीन थोड़ी यहां पे है, एक जमीन यहां पे है, एक जमीन यहां पे, छोटा टुकड़ा यहां पे है। इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, यानी भूमि का कई टुकड़ों में बटे होना। अब इमेजिन कीजिए इस किसान के लिए कितनी बड़ी समस्या होगी। यहां भी बोरिंग करवाए, यहां भी बोरिंग करवाए, यहां भी बोरिंग करवाए, मुश्किल है। फिर यहां इसको देख पाना एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसलिए क्या किया सरकार ने, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर के एक जगह पे उसके साइज को बड़ा कर दिया। इसे कहते हैं चकबंदी, यानी एक किसान के छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर के उस साइज को माप करके उसको एक जगह दे दिया। और मैं कह रहा हूं अगर गांव से जुड़े होंगे आप, जिसके पास खेती हो तो देखा होगा आपके गांव के अलग अलग इलाकों में आपकी खेती होती है, यानी खेत भूमि के हिस्से हैं जो इकट्ठा किए गए, और उन इलाकों के अलग अलग नाम भी लोकल लेवल पे होते हैं, यहां वाली खेती, वहां वाली खेती, वहां वाली खेती। तो यहां कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि फ्रेगमेंटेड लैंड को, छोटे छोटे हिस्से में बटे हुई भूमियों को एक साथ इकट्ठा करके, मान लीजिए जहां किसी दूसरे किसान की जमीन रही होगी, उससे कहा भाई तुम यहां ले लो, तुम्हारी एक साथ इतनी बड़ी हो जाएगी। फार्म का जो साइज है उसको बड़ा करना ही कहलाता है चकबंदी। इसको कहते हैं लैंड कंसोलिडेशन। अब क्यों सरकार ने ऐसा किया, कैसे ये सुधार है? तो देखिए, चकबंदी करने से किसान के लिए खेती करना आसान हो जाता है। इस खेत पे इंस्ट्रूमेंटेशन आसान हो जाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन को हिंदी में कहते हैं यंत्रीकरण, यानी बहुत से एग्रीकल्चर इनपुट्स जैसे कंबाइन मशीन, ट्रैक्टर और बहुत सारी आसानी से इसको यहां यूज कर पाता है। वो एक ही जगह वो देख पाता है, उसकी देखरेख अच्छे से कर पाता है, तो इससे उसकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भूमि सुधार की किस प्रक्रिया के द्वारा भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने की कोशिश किया गया, तो उसमें आप सीधे नाम ले सकते हैं चकबंदी का। हालांकि कितना सफल रहा, कितना असफल रहा, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे जब हम बात करेंगे भूमि सुधार के असफलता के कारणों की। लेकिन चकबंदी निश्चित तौर पर एक भूमि सुधार का बहुत अच्छा कदम था, जिसके तहत छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई जमीनों को एक बड़े साइज में कन्वर्ट किया गया। इसका फायदा क्या हुआ कि जब साइज ऑफ लैंड बढ़ गया, इससे किसान को खेती करना आसान हो गया और उसकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ गई। अगला क्या था भूमि सुधार का? अगला कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी कृषि। भूमि सुधार का यह भी एक्शन भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। क्या था सहकारी समिति? सरकार ने 8000 से अधिक सहकारी समितियों का निर्माण किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई। और सहकारी नाम से ही लग रहा है एक दूसरे को कोऑपरेट करके खेती करना। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप लोग इस समिति के सदस्य बनिए किसानों से और आप खेती करिए, एंड जब आप इस सोसाइटी के मेंबर होंगे तो हम आपको अपनी एंड से ढेर सारी हेल्प देंगे, जैसे सब्सिडी आधारित सीड्स देना, पेस्टिसाइड्स देना, फर्टिलाइजर्स देना, इरिगेशन में आपको बहुत सारी छूट देना, जैसे आप अगर ट्यूबवेल का यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी माफ कर दी जा रही है, और तमाम तरह की। यानी सरकार खुद आगे आके किसानों के साथ खड़े होके लैंड की प्रोडक्टिविटी और फूड ग्रेन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग की शुरुआत की। तो यह भी एक बहुत बड़ा सुधारात्मक कदम था, किसको लेके? भूमि सुधार को लेके। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग कहीं भी आए तो आप ये समझ लीजिएगा इसका उद्देश्य था उत्पादकता को बढ़ाना, और भूमि सुधार का एक बहुत बड़ा ये प्रयास था।
हालांकि बाद में इस पे भी डिस्कस करेंगे इस सफल हुआ या असफल हुआ। अगला है टेनेंसी रिफॉर्म, काश्तकारी सुधार। काश्तकार कौन होते हैं? टेनेंट्स, ऐसे जो किसी की जमीन पे बटाईदार के रूप में खेती कर रहे थे। तो काश्तकारी रिफॉर्म क्या किया गया? ऐसे किसान जो ओनर तो नहीं थे लेकिन किसी खेत पे बहुत दिनों से काम कर रहे हैं वो, तो उन्हें उस भूमि की ओनरशिप दी गई, लीज पे दिया गया कि भाई ऐसा है कि अब आप ओनर हो, इतने सालों तक आप इसे खेती के रूप में इस्तेमाल करो, अपने यूज करो। यानी जो जरूरतमंद थे उन लोगों को, जो बटाईदार थे, ओनरशिप जिनके पास नहीं था, उनको भी भूमि की ओनरशिप देना ही काश्तकारी सुधार या टेनेंसी रिफॉर्म कहलाता है। तो ये भी एक वर्क ऑफ एक्शन ऐसा था जिससे भूमि सुधार को बढ़ावा मिला। तो ये 5 मेजर एक्शन से लैंड रिफॉर्म के जो आजादी के बाद किए गए। पहला था, चलिए रिपीट कीजिए मेरे साथ, पहला था कौन सा? लैंडलॉर्डशिप का एबोलिशन, यानी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। इसको कह सकते हैं बिचौलियों का समापन, यानी एवोल्यूशन ऑफ व्हाट? इंटरमीडिएटरीज। दूसरा एक्शन था लैंड सीलिंग या लैंड होल्डिंग। तीसरा एक्शन था लैंड कंसोलिडेशन, यानी चकबंदी। चौथा वर्क ऑफ एक्शन था सहकारी कृषि और पांचवा था टेनेंसी रिफॉर्म्स। तो ये 5 बड़े कदम थे भूमि सुधार के। क्वेश्चन अगर वो आपको याद हो पिछली वीडियो में, या एक सीधे क्वेश्चन यूपीएससी में आया था क्या, कि भूमि सुधार के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसके मेजर्स कौन कौन से उठाए गए लैंड रिफॉर्म के लिए। ये यूपीएससी 2023 में सीधे क्वेश्चन है। क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या था कि भूमि सुधार के उद्देश्य क्या हैं और भूमि सुधार के लिए कौन कौन से कार्य किए गए या कौन से मेजर्स उठाए गए, उनके बारे में लिखिए। तो ये बातें थी। ऑब्जेक्टिव्स पिछली वीडियो में हमने बात कर ली है, ये है क्या उसके वर्क ऑफ एक्शन। चलिए अब बात कर लेते हैं भूमि सुधार के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म। भूमि सुधार ऑब्वियस सी बात है, एक सोशल जस्टिस को दिमाग में रख के लाया गया था। और अगर हम एक किसान को देख लें, मैंने कहा इसका नाम टीमल है, टीमल को क्या लाभ हुआ भूमि सुधार को लेकर के? तो देखिए, भूमि सुधार के लाभ ये थे कि सबसे बड़ी चीज क्या हुआ कि भूमि सुधार सोशल जस्टिस के माइंडसेट के साथ एक किसान को ओनरशिप देता है उस जमीन का। जो लैंडलेस था उसे लैंड का ओनर बनाता है। और कल मैंने बताया था, या अभी फिर कह रहा हूं आपसे, कि जमीन ऐसी चीज है, अगर उस पर मालिकाना हक मिल जाता है तो उससे कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है, आपका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस अपने आप बढ़ जाता है। तो क्या फायदा हुआ? यूपीएससी में क्वेश्चन भी इस पे आया हुआ है। अगली वीडियो में हम क्वेश्चंस का फॉर्मेटिंग भी करेंगे, लेकिन हम पहले बता ही देते हैं क्या क्वेश्चन आया है कि लैंड रिफॉर्म ने एक मार्जिनल और स्मॉल फार्मर, छोटे और सीमांत किसान को क्या क्या फायदा पहुंचाया भूमि सुधार के, तो उस पे लिखिए। तो मैंने कहा एक किसान को अगर हम सोच ले सकते हैं। और देखिए, मेंस के लिए जब भी आप कोई चीज लिख रहे हो, सोच रहे हो, तो सबसे अच्छा सोचने का तरीका पता क्या है? रैशनल थिंकिंग जिसको कहते हैं। एक स्टेक होल्डर को अपने दिमाग में ले लो, जब उसे इमेजिन कर लोगे तो उसके हिसाब से उसकी जो जरूरतें हैं वैसे सोचना आप शुरू कर दोगे। तो जब ऐसा सोचना शुरू कर दोगे तो अपने आप आपको पॉइंट्स याद आने शुरू हो जाएंगे। तो हमने कहा लैंड रिफॉर्म की अगर परिभाषा याद है और एक स्मॉल या मार्जिनल फार्मर है टीमल, तो उसे क्या क्या फायदा हो सकता है लैंड रिफॉर्म से। तो सबसे बड़ी चीज क्या है लैंड रिफॉर्म आने से, एक किसान के अंदर क्या हुआ कि ओनरशिप मिलने से उसका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस इंक्रीज हुआ, सामाजिक स्तर पे वृद्धि हुई, क्योंकि अब वो कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे पास यार जमीन है। अब हम क्या समझ रहे हैं किसी को, मतलब वो कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आदमी की एक्टिविटीज बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कॉन्फिडेंस लो है आपका तो आप अपना वर्क ऑफ एक्शन बहुत अच्छे से नहीं कर सकते हो। अगर आपको बहुत स्किल भी नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंट है आप, तो लोगों का भरोसा आप पे जमना शुरू हो जाता है। तो जमीन का हक मिलने से सोशल रूप से उसका स्टेटस बढ़ा
और जब प्रोडक्टिविटी जमीन की बढ़ गई तो उसका इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़ा। तो भूमि सुधार का पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट लाभ था, एक सीमांत किसान, छोटे किसान का सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस इंक्रीज हुआ। कैसे हुआ समझ पा रहे हैं? सोशल स्टेटस इस तरह से इंक्रीज हुआ कि उसके पास ओनरशिप आ गई। इकोनॉमिक स्टेटस इसलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि उसे लगा कि यार अब मेहनत करेंगे तो बहुत बड़ा हिस्सा हमें मिलेगा, हम किसी बटाईदार को या हमारे जो ओनर हैं उनको नहीं देना है। दूसरी चीज क्या हुई, उसका फायदा क्या हुआ कि हम एज अ गवर्नमेंट, एज अ सोसाइटी इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े, समावेशी विकास की ओर आगे बढ़े। समावेशी विकास के लिए एक सीधा नारा है, सबका साथ सबका विकास। और सरकार का भी ये नारा है और सरकार का मोटिव यही है, सबका साथ सबका विकास। तो जब एक किसान को जिसके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था, उसको जब आप उसे मालिकाना हक देते हैं तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं। समाज का वह वर्ग जो डाउन ट्रोडन है, समाज का वह वर्ग जो मार्जिनलाइज्ड है, समाज का वह वर्ग जो हाशिए पे खड़ा हुआ है, जो विकास की मुख्य धारा से बहुत दूर है, और अगर उसमें भूमि का हक दिया जाता है, बहुत साधारण सी बात है कि आप इंक्लूसिव ग्रोथ को जमीन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लैंड रिफॉर्म एक ऐसा एक्शन था जिससे एज अ सोसाइटी, एज अ गवर्नमेंट हम भूमि सुधार की तरफ, यानी भूमि सुधार के द्वारा समावेशी विकास की तरफ आगे बढ़े। दूसरा बड़ा था काम सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की स्थापना हुई भूमि सुधार के कारण। सोशल जस्टिस क्या है? समाज के अंदर जो जरूरतमंद हो उसको वो चीजें उपलब्ध कराना जो उसके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो जीवन के लिए जरूरी खाना है, फूड सिक्योरिटी है, और फूड सिक्योरिटी के लिए खेती होना जरूरी है, खेती के लिए जमीन होना जरूरी है, और जमीन जब दोगे यही तो भूमि सुधार है। तो क्या भूमि सुधार से सामाजिक न्याय हुआ? इसलिए सामाजिक न्याय जैसी बात भी इसमें देखी गई। तीसरा क्या है, भूमि सुधार के द्वारा क्या हुआ, इंटरमीडिएटरीज को खत्म कर दिया गया। वो जो शोषण करते थे, वो जो बिचौलिए थे, जो जमींदार थे, जो महाजन थे, जिन्होंने जमीनें कब्जे में कर रखी थी, उनका जब हटा दिया गया, उनको बीच से हटा दिया गया, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, तो अब क्या हुआ, लगभग 20 मिलियन फार्मर्स सीधे गवर्नमेंट के टच में आ गए। और गवर्नमेंट का इंटेंशन ही होता है पब्लिक वेलफेयर। बिचौलियों को खात्मा करके भूमि सुधार के द्वारा सरकार सीधे किसानों के संपर्क में आ गई। अब सीधे किसानों के बारे में बात की जाने लगी, उनकी हक के बारे में बात की जाने लगी, उनसे संबंधित नीतियां बनाई जाने लगी। यही तो है पब्लिक वेलफेयर, इसी को तो लोक कल्याण कहते हैं। 20 मिलियन से ज्यादा किसान सीधे गवर्नमेंट के टच में आ गए। अब इनको ध्यान में रख के नीतियां बनाई जाने लगी। तो ये जो फायदा हुआ है लैंड रिफॉर्म के बाद, बिचौलियों को समाप्त किया गया। इसके बाद इसका एक और असर क्या दिखा भूमि सुधार का, कि लोगों के मध्य गवर्नमेंट का ट्रस्ट बढ़ा, सरकार के प्रति लोगों का विश्वास आगे आया। यह भी एक फायदा था सरकार के रूप में, एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के रूप में, कि लोगों का विश्वास जमा किस पे, गवर्नमेंट के ऊपर। अब गवर्नमेंट सीधे संपर्क में आ गई और लोगों को लगा कि अगर सरकार हमें जमीन दे रही है तो निश्चित ये सरकार लोक कल्याण की बात कर रही है, हमसे जुड़ी हुई है। फिर ओवरऑल इसका क्या फायदा हुआ, जो किसान थे उन्हें ओनरशिप मिल गया, भूमि का हक मिल गया। तो अब क्या हुआ, वो किसान इजी लोन्स पाने लगे, बैंकों से सीधे सीधे उन्हें लोन मिलने लगा, इजी लोन्स उन्हें मिलने लगा। और इसका परिणाम ये आया कि जो इंस्टीट्यूशनल लोनिंग थी, यानी अब वो किसी बिचौलिए से लोन ना लेकर के सीधे संस्थाओं से लोन लेने गए, बैंकों से लोन लेने लगे, और फिर सरकार से संबंधित सभी तरह की डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सरकार से संबंधित सभी प्रकार के लाभ उन्हें मिलने लगे। यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण वो मिलने लगा कि भाई अब वो ओनर हो गया तो सरकार जो भी सीधे के पैसे उनके खाते में, डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। देखिए, एक होता है इनडायरेक्ट सब्सिडी और एक होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर।
डायरेक्ट सब्सिडी। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई एक काम करो, आपको बुक लेनी है, आप अग्रवाल बुक पे चले जाओ, वहां से जो किताब लेनी है ले लो, जो बिल देंगे वो मुझे दे देना, मैं अग्रवाल जी को पे कर दूंगा। ये हो गया इनडायरेक्ट सब्सिडी। क्या हो गया? इनडायरेक्ट सब्सिडी। लेकिन मैंने कहा डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मैंने आपको उठा के 5,000 रुपये दे दिए कि भैया ये लो और जाओ, अग्रवाल ही नहीं जिस दुकान जो तुम्हें लगता अच्छा उस दुकान से जाके ले लो, यानी आप स्वतंत्र हो। इसको कहते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। समझ पाओगे? सीधे लाभार्थियों के खाते में पैसा डालना ही क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। अब ओनरशिप जब मिल गया तो इस छोटे किसान को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया, सरकार की सभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज मिलनी शुरू हो गई, सरकार जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे रही थी वो उसको फायदा होना शुरू हो गया। और एक और बड़ी बात हुई, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड और कोऑपरेटिव फार्मिंग के कारण प्रोडक्शन बढ़ गया, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ने लगा। तो भूमि सुधार का भी एक बहुत बड़ा रोल है खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने में। और इसी के साथ साथ भूमि सुधार के द्वारा ही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज, खाद्य प्रसंस्करण जिसे हिंदी में कहते हैं, हॉर्टिकल्चर को हिंदी में बागवानी कहते हैं, इससे यानी कृषि से संबंधित उद्योगों को भी बढ़ावा मिला। तो अगर एक ये पैटर्न किया जाए कि भूमि सुधार के लाभ क्या क्या मिलेंगे, एक किसान को आप सेंटर में रख के तमाम लाभों को क्या कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। तो ये एक सेगमेंट था भूमि सुधार के लाभ। चलिए अब बात करते हैं भूमि सुधार के असफलता के कारण। क्या रीजन थे जिसके कारण भूमि सुधार असफल हुआ? जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपको यह लगेगा आज भी कि बहुत सारे लोगों के पास, सर हमारे गांव में बहुत सारी खेती है, कुछ लोगों के पास खेती ही नहीं है, तो सर ऐसा क्यों हो गया? और आप भूमि सुधार के इतने फायदे गिनाए हैं लेकिन अभी तो स्थितियां जस की तस बनी हुई है। तो देखिए, भूमि सुधार सभी जगह सफल नहीं हुआ, भूमि सुधार असफल भी रहा। असफलता के कारणों को एक एक करके हम देखते हैं। पहला कारण क्या देखते हैं? लैंडलॉर्डशिप को खत्म करना। ये एक्शन लिया गया था, लेकिन ये लैंडलॉर्डशिप थ्योरेटिकली तो समाप्त हो गया था, लेकिन जमीन पे प्रैक्टिकली समाप्त नहीं हुआ था। जो जमींदार थे उन्होंने कहा सरकार के कह देने से है हमारी जमींदारी चली जाएगी। हम जमींदार थे, जमींदार हैं और जमींदार रहेंगे, यानी धरातल पे ये चेंज नहीं हुआ। एक बहुत अच्छी मूवी का सीन मुझे याद आ रहा है, अगर आपने देखा हो द माउंटेन मैन, माजी द माउंटेन मैन, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो एक्टिंग किया हुआ उन्होंने, तो वो कहीं धनबाद से कमा के वापस लौटता है, बिल्कुल पैंट शर्ट पहन के, उस समय के लिए बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा सरकार ने कह दिया है सब बराबर, अब ऊपर नीचे या फिर जात पात का कोई अंतर नहीं है। तो वो ये सोच करके अपने गांव के मुखिया से जाके मिल लेते हैं और कहता है गुड मॉर्निंग मुखिया जी। तो कहा बेटा पहचाने नहीं, किसके बेटे हो तुम? तो बोले हम फला के बेटे हैं जो आपके यहाँ नौकरी करते हैं, आपके यहाँ जो नौकरी चाकरी करते हैं, जो आपके गुलाम टाइप्स हैं, यानी छोटी जाति के हैं। तो फिर उसने कहा तुमने हमें छू कैसे दिया? बोले सरकार ने तो कह दिया सब बराबर। बोले सरकार के कह देने से यहाँ चीजें लागू हो जाता है, और वो सब मिलकर उसे बहुत मारते हैं। अगर आप वो फिल्म आपने देखी होगी तो आप फिल्म आपको याद आ रहा होगा। यानी ठीक वही बात है, आज भी आपको ऐसी खबरें मिलती हैं कि छोटी जाति के आदमी अगर घोड़े पे बैठकर किसी के दरवाजे से निकल गया शादी के लिए बारात लेकर के, तो उतार दिया जाता उससे। तो जमींदारी प्रथा शुरू तो की गई, लेकिन जमींदारी प्रथा का अंत शुरू तो किया गया, लेकिन सैद्धांतिक रूप से हुआ, व्यवहारिक रूप से ये नहीं हो पाया। इसलिए लैंडलॉर्डशिप के समाप्ति के बावजूद भी भूमि सुधार उतना सफल नहीं हुआ। दूसरा जो था लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग में क्या किया? उस समय जो नीतियां बना रहे थे लोग, वो भी दरअसल वो इसी परिवार से थे, इन्हीं तरह की परिवारों के थे, जमींदारों के परिवारों से थे, और इन्हीं की जमीनें जाने वाली थी। तो उन्होंने क्या किया, ये जो नियम कानून बनाया ना, उसमें थोड़ा लूपहोल्स डाल दिया, थोड़ी चूक कर दी।
क्या? पर्सनल होल्डिंग या जो व्यक्तिगत कितना जमीन आपको रखना है उसको ठीक से परिभाषित नहीं किया, जिसका लाभ इन जमींदारों ने उठाना शुरू किया। और क्या हुआ, जो ये हदबंदी, लैंड होल्डिंग मतलब इतना जमीन ही अपने पास रखना है, उसको सही से डिफाइन न करने के कारण क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट निकला बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी संपत्ति। यानी अपनी जमीनें बचाने के लिए बहुत से जमींदारों ने क्या किया, अपनी जमीनों को अलॉट करना शुरू कर दिया। किनके नाम? जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, देवी देवताओं के नाम। जैसे 12 एकड़ उठा करके दे दिया हनुमान जी को। हनुमान जी का हमें क्या जरूरत है भाई, ले लो, हम करेंगे उसको, आप रखो अपने पास। यानी ऐसे लोगों के पास ओनरशिप देनी शुरू कर दी जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसको कहते हैं बेनामी प्रॉपर्टी। और यहां तक स्थिति हो गई अपनी जमीन बचाने के लिए कि पर्सनल होल्डिंग के लिए क्या किया, लोगों ने अपनी पत्नियों को तलाक दे दिया ताकि दोनों के नाम अलग अलग जमीनें बच जाएंगे। यही नहीं रुके लोग, बहुत से लोगों ने क्या किया, अपने नौकरों चाकरों को जमीनें उनके नाम अलॉट कर दी और रियल ओनरशिप अपने पास रखा। जैसे आज भी बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत से ऐसे मामले आते हैं जिसमें देखा जाता है कि रह रहे हैं आप उस घर में, उस घर के ओनर हैं आप प्रैक्टिकली, लेकिन कागज पे ओनर आपका नौकर रहता है। ऐसे बहुत से नेताओं के नाम भी आए जिनसे आय से अधिक संपत्ति में बात किया गया कि भाई ये 20 करोड़ का बंगला आपके नौकर के नाम है और वो आदमी आपके घर में नौकरी कर रहा है, उसमें आप भी रह रहे हो। तो नौकर से पूछा सीबीआई वालों ने कि भाई तुम 20 करोड़ के बंगले के मालिक हो और तुम इनके यहां नौकरी कर रहे हो? बोला हाँ, ये मेरी श्रद्धा है। जबकि रियलिटी क्या है, सबको पता है कि जो उसमें रह रहा है वही मालिक है रियल में, लेकिन कागज पे दूसरे का नाम डाल देते हैं। ऐसा एक घटना आया था बिहार में, एक नेता के घर जब आय से अधिक संपत्ति का मामला आया था तो वहां पूछा गया तो उस बंगले की जो ओनर थे दरअसल उनके घर में रहने वाला नौकर था। तो इस तरह के काम किए गए, लूप होल्स निकाले गए। इसलिए लैंड होल्डिंग क्या है के कारण भी बहुत अधिक सफल नहीं हो पाया लैंड रिफॉर्म। और उसके बाद जो बचा जमीन ना, वो जमीन वो दिया गया सरकार को जो सबसे बंजर था, जो यूज में ही नहीं था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ठीक वैसे ही है जैसे मान लीजिए शादियों में आप जाते हैं तो शादी में कुछ देना होता है या दान देना होता है, तो दुकानदार पूछता है कि भैया ये बताओ, कपड़े खरीद ले मान लीजिए जा रहे हैं आप, तो पूछता है कि बताओ आपको पहनना है कि देना है। तो देने वाली चीज का रेट दूसरा होता है और पहनने वाली चीज का रेट दूसरा रहता है। तो दुकानदार खुद कहता है कि जो हम देना चाहते हैं ना, यानी जो दान में जाएगा, जो हमारी यूज करें, तो सबसे खराब वाली चीज हम देते हैं। यही किया। और आज देखिए ह्यूमन टेंडेंसी है ये, आप मार्केट जाते हैं तो क्या करते हैं आप देखिए, जैसे सब्जी खरीदो, कुछ भी खरीद रहे हो, आप अपना वॉलेट खोलते हैं तो सबसे पहले कौन सा नोट निकालते हैं? जो सबसे खराब नोट्स है उसको पहले निपटाते हैं। और मजे की बात है वो दुकानदार भी अगले को सबसे पहले सबसे खराब वाला नोट्स देता है। और अगर हमें कोई खराब नोट देता है ना तो हम कहते भैया चेंज कर दो। तो जब देना ही था, जो देना पड़ रहा था, तो इन्होंने क्या किया, बंजर उठा के देना शुरू कर दिया। तो ये एक बड़ा मुद्दा था। तीसरा क्या पॉइंट था, लैंड कंसोलिडेशन। ये बड़ा अच्छा सुझाव था सुधार के लिए, लेकिन बड़ा मुश्किल था। क्या ये असफल क्यों हुआ? चकबंदी जिसे कहते हैं, लैंड कंसोलिडेशन, कि जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को मैंने अभी समझाया, बना करके एक बड़ा आकार देना था जोड़ करके, लेकिन किसानों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ा समस्या था। जैसे मान लीजिए कि यहां पे किसान है, इसकी कुछ जमीनें हैं, यहां पे किसान, इसकी कुछ जमीनें हैं, तो भाई इस किसान और इस किसान के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि तुम यहां की जमीन दे दो और यहां की जमीन ले लो। यह बड़ा मुश्किल था। गांव खेड़े में लोगों के लोकल लेवल पे इतने विवाद थे, लोग इन चीजों के तैयार नहीं थे, इसलिए असफल नहीं हुआ। और प्रशासनिक स्तर पे बहुत सारी ग्लिचेस थी, बहुत सारी समस्याएं थी, जिसके कारण ये चीजें बहुत संभव नहीं हो पाई, जिसके कारण ये भी बड़ा सफल नहीं हो पाया। क्या? हदबंदी, सॉरी चकबंदी। और फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी कृषि,
यह भी एक अच्छा सुझाव था प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, भूमि सुधार के लिए। लेकिन क्या है, कोऑपरेटिव फार्मिंग बहुत फर्टाइल नहीं हो पाई, बहुत फायदा नहीं पहुंच पाई, खासकर छोटे और सीमांत किसानों को। ये जो कोऑपरेटिव फार्मिंग में इसका सारा लाभ ले गए बड़े किसान, क्योंकि वो जागरूक थे, और जब वो जागरूक थे तो वही इसके मेंबर बने, और सरकार ने जो भी सुविधाएं दी, जो भी व्यवस्थाएं दी, जो भी सब्सिडीज दी, वो सब कुछ यही ले गए, नीचे तक छोटे किसानों तक पहुंचा नहीं। इसलिए भूमि सुधार का उतना लाभ छोटे किसानों को नहीं मिल पाया। और टेनेंसी रिफॉर्म एक जो टॉपिक था, काश्तकारी सुधार, काश्तकारी, यह भी व्यवहारिक रूप से जमीनी स्तर पे नहीं आ पाया। सरकार ने कहा कि आप ले लो ओनरशिप, आप पहले से बटाई पे काम कर रहे हो, लेकिन जिसकी खेत थी उसने कहा कहने से थोड़ी हो जाता है। वो अपने दम पे, अपने बाहुबल के दम पे उस किसान को दबाए रखे व्यवहार के रूप में, और उससे हिस्सा उसका अपना जो उनका होता था वो लेते रहे। तो इसलिए ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसके कारण हम कह सकते हैं भारत में भूमि सुधार बहुत सफल नहीं हुआ। तो ये था भूमि सुधार को लेकर के क्या एक्शन लिए गए, उसके लाभ क्या क्या थे, और उसकी असफलता के कारण क्या क्या थे। इसके अगली वीडियो के पार्ट में हम बात करेंगे भूमि सुधार को लेकर के 1991 के बाद भारत सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, अभी क्या स्थिति है भूमि सुधार को लेकर के, और यूपीएससी में आए 2-3 क्वेश्चंस जो भूमि सुधार को लेकर आए हुए हैं उनकी फॉर्मेटिंग करेंगे हम अगली वीडियोज में। तब तक आप मेहनत करिए, देखते रहिए अर्थ की पाठशाला।